रियांश के इस वार्निंग भरे लहजे को सुनने के बावजूद भी ईशान को शांति नहीं मिली थी और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं अगर सही वक्त पर नहीं आया होता तो अपनी बीवी को अपने सामने लेकर नहीं बैठे होते। समंदर की लहरें बहा ले जाती इसे अपने साथ। आपको तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए और सबसे बड़ा शुक्रिया तो आपको चाचा जी का करना चाहिए। इनकी वजह से ही जिया इस वक्त आपके सामने है, वरना इसके साथ क्या होने वाला था आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। रियांश अग्निहोत्री। रियांश चुपचाप बस ईशान की बातें सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त उनका ध्यान रियांश की बातों पर बिल्कुल नहीं था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालत में जिया का क्योर चाहिए था। वो इस तरह से अपनी जिया को यूं टूटा हुआ नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ कुणाल भी अपना काम करने के लिए मंदिर की तरफ पहुंच गया था, कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। वही विश्वास जो ईशान को समझाते हैं और उसके बाजू को पकड़कर बाहर की तरफ करते हुए कहते हैं, मुझे रियांश से अकेले में कुछ बात करनी है, बाहर जाओ ईशान। ईशान अपने चाचा की बात मानता था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उनके कहने पर गुस्से में बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन अभी भी उसका पारा बहुत हाई था। विश्वास जो दोबारा से रियांश के पास आते हुए कहते हैं, बच्चे की गलती है, माफी चाहता हूँ मैं, आप उस पर नाराज मत होइएगा। वह रियांश जो इस बात का भी कोई जवाब नहीं देते, बस उनकी निगाहें जो बिना एक पल भी पल के झपकाए जिया की तरफ ही थी। विश्वास जी जो एक बार जिया की तरफ देखते हैं और फिर अपना हाथ मोड़ते हुए कहते हैं, मैं आपको गलत समझ रहा था, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन जिया जितना आपके साथ सेफ रह सकती है उतना और किसी के साथ नहीं। मगर आपको इस बारे में सोचना चाहिए था कि जिया के कुछ अपने ही हैं जो उसके साथ कुछ बहुत बुरा करना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा किसमें किसका हाथ हो सकता है। रियांश जैसे ये बात सुने थे, वो धीरे से अपनी नजर उठा करके विश्वास को घूरते हुए कहते हैं, जिसका भी हाथ होगा, हाथ के साथ वो इंसान भी कटेगा, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी बीवी का ख्याल रखना है, इसलिए अभी कोई भी टिप्स नहीं चाहिए मुझे आपसे। जा सकते हैं, जिस वक्त ज़रूरत होगी खुद बुलाकर उगलवा लूंगा सब आपसे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल और साथ ही रियांश के बॉडीगार्ड्स जो उनके मंदिर में जाकर पहुंच चुके थे, पंडित जी जो भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्यासे को खुद आना पड़ता है कुआं के पास, कुआं नहीं जाता प्यासों के पास, जाकर समझाइए अपने बॉस को। वहीं कुणाल जो हैरान होते हुए पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं ये सब बोलने वाला हूँ? वहीं पंडित जी जो कहते हैं, आपको पता है हमारी उम्र क्या है? कुणाल अपने सर को नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं। पंडित जी जो कहते हैं, अंदाजा लगाइए। वहीं कुणाल जो उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, वही लगभग 60 साल के होंगे आप। लेकिन तभी वो पंडित आके आकर अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहते हैं, अपना 100 वर्ष तो हमने 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन इस बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं है। 102 वर्ष हो गए हमें इस धरती पर आए हुए और ये जन्म लिए हुए। 4 गुना ज्यादा अभ्यास है मुझे जिंदगी जीने का। बुलाकर लाई उन्हें, उनकी जरूरत यहाँ पर है। वहीं कुणाल जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, सर तो जिया के हाथ से अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहे, वो नहीं आ पाएंगे, आप नहीं चल सकते, बस एक बार आप उन्हें समझा दीजिए, वो खुद आ जाएंगे। अपनी जिया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, पर वो जिया को नहीं छोड़ सकते। वो पंडित जी जो कहते हैं, हम इस मंदिर को भी नहीं छोड़ सकते, उस बच्चे का सब भला ही होगा, लेकिन उसके लिए उसके पति को यहाँ पर आना होगा। जाकर समझा दीजिए अपने बॉस को। और वो सब करने की कोशिश तो करता है, मगर पंडित जो आने के लिए तैयार ही नहीं होते। वहीं कुणाल जो दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। प्रार्थना जी जो रियांश को समझाते हुए कहती हैं, बेटा आप इस कमरे से बाहर भी निकलो, ऐसे कब तक यहीं पर पड़े रहोगे, आ जाइए, आप कुछ खा तो लीजिए। लेकिन रियांश अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, आप जाइए, सबका ख्याल रखिए, मैं यहाँ पर हूँ अपनी बीवी के साथ। उनकी आवाज में थकन साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी रियांश इस बारे में जरा भी नहीं सोच रहे थे कि उन्हें नींद की जरूरत हो सकती है, उनको खाने पानी की जरूरत हो सकती है। वो सिर्फ इस वक्त जिया को ही देखे जा रहे थे, जैसे जिया जब उनसे फाइनली बात करेगी तभी रियांश अपने मुंह में कोई कौर डालेंगे। दूसरी तरफ कुणाल जो काफी रश में अंदर की तरफ आता है और शू वगैरह चेंज करके ग्लव्स और मास्क के साथ अंदर आते हुए कहता है, सर वो पंडित
लेकिन अभी उसने इतना बोला ही था। प्रार्थना जी को देखकर वो अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है। वही रियांश भी अपनी मॉम को जाने के लिए कह दिए थे। प्रार्थना जी समझाती हैं, लेकिन तभी कुणाल को आधा देख करके वो भी कुणाल से कहती हैं, इससे कहो कुछ खा ले, ऐसे तो अपनी भी तबीयत खराब कर लेगा, फिर जिया का ख्याल कौन रखेगा। मैं बाहर जाकर देखती हूँ सबको। कुणाल जो थोड़ा साइड होता है और प्रार्थना जी को जाने का जगह दे देता है और अंदर आते हुए काफी जल्दी में कहता है, वो पंडित आने को तैयार नहीं हुआ, वो कुछ कहावत कह रहा था, वो पानी प्यासे को नहीं, कुआं प्यासे को, कुआं खुद नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासे को आना पड़ता है कुआं के पास, ऐसा बोला उसने। और सर नाराज मत होइएगा उसके ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी पंडित है। उनकी उम्र 102 साल है सर। उनके चेहरे पर कहीं भी ऐसी शक्ल नहीं नजर आई मुझे कि जिया को कुछ हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ वही है जो शायद जिया को बचाने का कोई क्योर बता दे। हाँ प्लीज सर। वही रियांश जो अपने सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तो ये पता करके आए हो तुम कह रहे हो कि मैं मंदिर जाऊं? कुणाल जी कहता है, सर यहाँ पर सब लोग हैं, जिया का ख्याल। वही रियांश कहते हैं, देखा मैंने किस तरह से मेरी जिया का ख्याल रखा गया। वो 2 कौड़ी का इंसान मुझे सुना कर गया है। उसे लगता है कि मैं अपनी जिया का ख्याल ठीक तरीके से नहीं रखता और मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता जिया को, क्या ऐसा है? लेकिन अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, मुझे अपनी जिया के पास। लेकिन तभी कुणाल जी कहता है, सर फिर आप जिया को खो देंगे। उसे पता था कि इसके बाद उसके साथ कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त रियांश ये सुनने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो अपना एक हाथ उसके कॉलर पर रखकर उसे जोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, जिया को खोने से पहले बहुत लोगों की लाशें गिरा दूंगा मैं, और मैं खुद मर जाऊंगा। लेकिन तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि जिया मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी और ना मैं उसे छोड़ रहा हूँ। That's all। प्रार्थना जी और जितेंद्र जी भी कुछ ऐसा ही चाहते थे और वो भी रियांश को समझाने के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो इस बारे में रियांश से बात कैसे करें। कुणाल भी काफी निराश होकर के जैसे ही बाहर आया था, प्रार्थना जी और जितेंद्र जी भी अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे, जो कि कुणाल जाकर सुन लेता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, आप लोग भी गए थे मंदिर? प्रार्थना जी जो कहती हैं, आप लोग का भी क्या मतलब है, तुम भी गए थे? वहीं कुणाल जो कहता है, जब से बॉस को उस पंडित ने बोला है ना कि उनकी वजह से जिया खतरा, उसके जान को खतरा, तब से सर का दिमाग बस उस पंडित पर आकर गड़ गया है। उन्हें लगता है कि पंडित खुद आएंगे इनके पास और कुछ उपाय देंगे, जिया को बचा लेंगे, पर अब क्या करें, क्योंकि सर तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है और वो पंडित वो मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं प्रार्थना जो कहती हैं, मैं अपने तरीके से मनाती हूँ, किसी भी हालत में आज शाम तक उसका मंदिर जाना ज़रूरी है। ज़्यादा दिन तक इस तरह से जिया रहेगी तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होती जाएगी। शाम तक जैसे तैसे रियांश मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जयशंकर तिवारी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उनके 2 पार्टनर के साथ क्या हो रहा है। राजनंदिनी जी और साथ ही प्रियंका, जो रिद्धिमा और ऋषभ के सामने अपने हाथ जोड़े बैठी थी, और साथ ही रिद्धिमा के बगल में इस वक्त लूसीफर जो उन लोग को दहाड़े मार मार करके घूरे जा रहा था। ऋषभ जो राजनंदिनी जी के पैर के पास आकर झुकते हुए कहता है, तो ये किया है तुमने इनके साथ? रिद्धिमा जो कहती है, मैंने दिखाया था ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि इन्हें बचना चाहिए? ऋषभ जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक किया इनके साथ, लेकिन इस लड़की को क्यों छोड़ दिया? इसका भी कुछ करना था ना? रिद्धिमा जो कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि सारे लोग को सजा हम ही दें। ये सब तो रियांश सर का हक है, उन्हें ही बहुत बुरी तरह से इन लोग को मौत देनी चाहिए। तो फिलहाल इन लोगों को किसी भी हालत में घर वालों से छुपाना पड़ेगा, वरना घर वाले इन्हें इस हालत में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वह लूसीफर को अपने गोद में उठाते हुए कहती है, तुम तो बस रुको बेटा, तुम दोनों को तो ऐसी बुरी मौत मिलेगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ रियांश अग्निहोत्री जो पहली बार मंदिर की तरफ अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन इस वक्त भी वो भगवान की प्रार्थना करने या उनसे पूजा करने या उनसे रिक्वेस्ट करने नहीं, बल्कि पंडित से मिलने गए थे, क्योंकि वो लॉजिकल चीज़ों पर भरोसा करते थे। वो जैसे अभी अंदर की तरफ आते हैं, पंडित जो पीछे आ रहे लोगों को रोकते हुए कहते हैं, सिर्फ आप अंदर आइए।
अब रियांश अंदर थे और प्रार्थना जी, जितेंद्र और कुणाल बाहर की तरफ। रियांश जैसे ही अंदर आए थे, वो बिना भगवान की मूर्ति की तरफ देखे तुरंत ही पंडित की तरफ घूमकर अपने चेहरे को पंडित की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। सब कुछ तो आपको पहले से ही पता रहता है, तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो पंडित अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, अच्छे से पता है, आइए भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन तभी रियांश कहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपसे मिल रहा हूँ, भगवान से नहीं। अगर मेरी जिया के साथ जो भी गलत होने वाला था इसके बारे में आपको पहले से पता था, इसका मतलब आपको उसका क्योर भी अच्छे से पता होगा। प्रेडिक्शन पावर आपकी तेज़ है, ये बता सकते हैं कि मेरी जिया सेफ बचेगी या नहीं, और अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो पंडित जो रियांश के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें मंदिर के पीछे छोर पर लाते हुए कहते हैं, ये समंदर की लहरें देख रहे हैं आप। रियांश जो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जाकर एक पिलर से टेकते हैं और पंडित जी से कहते हैं, यहाँ पर मैं समंदर की लहरें देखने नहीं आया हूँ, अपनी जान को बचाने आया हूँ। अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो बताइए, मेरा वक्त बर्बाद मत करिए, मुझे अपनी बीवी के पास वापस जाना है। वो पंडित जो कहते हैं, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था, आप ही बनेंगे उस लड़की के जिंदगी के खतरे की सबसे बड़ी वजह। रियांश जो काफी फ्रस्ट्रेशन में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है, 25 बार एक ही बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी गलती थी और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे ज़्यादा कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी वजह से मैं सिर्फ अपने निगाहों से उसे दूर करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर होने को चली जाएगी। और मैंने कुणाल से कहा था कि वो उसे सेफ प्लेस पर पहुंचा दे। I didn't want to do that। वही पंडित जी जो कहते हैं, आप अभी भी मेरी बात को समझे नहीं। अगर आप उसके मौत का कारण बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें एक दिन के लिए छोड़ दिया था इस वजह से। आपकी और जिया की किस्मत एक दूसरे के साथ मिल चुकी है, अर्धांगिनी है वो आपकी। जो काम आप करते हैं उसका फल आपकी बीवी को भी मिलेगा, और आपकी कमजोरी जिया है, इससे प्रकृति ने आपके साथ इस तरह का गेम खेला है। गलतियां आपने की हैं और उसकी सजा आपकी बीवी जिया भुगत रही है, आपकी धर्म पत्नी, जो कि इस सब के बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है उसके बावजूद भी। रियांश अब जाकर के पंडित की बात को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए कहते हैं, क्या मतलब है आपका? कौन से ऐसे काम है जिसके मैं पंडित जी कहते हैं, बताता हूँ। आप जो काम करते हैं जिसके बारे में आपके परिवार वालों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। दुनिया यही जानती है कि आप एक डायरेक्टर हैं, मगर उसके पीठ पीछे आप जो अपना बिजनेस चलाते हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि उससे कितने लोगों का परिवार, उनकी जिंदगियां उजड़ गई हैं। और वो जो ऊपर है ना, वो सबका हिसाब रखता है। ये समंदर की लहरें, ये सागर महासागर सब उसके कंट्रोल में है। तो फिर एक छोटे से इंसान की जिंदगी वो नहीं चला पाएगा। उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है आपको, और इस जन्म में किए हुए कर्म का सजा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। रियांश बेटा, आपकी वजह से बहुत सारे मासूमों की जानें गई हैं। अगर आप ये अपना काम नहीं छोड़े तो आपकी पत्नी अगर दोबारा से जिंदा हो भी गई तो दोबारा से उसके साथ जिंदगी में इस तरह का खतरा आ सकता है। ये सारे काम को छोड़ दीजिए, आप जीवन साधारण तरीके से जीना शुरू करिए, क्योंकि इसी में भलाई है आपकी भी और आपके परिवार वालों की भी। आज अपनी ये दोनों भावे से कोट कर उनको देखते हुए कहते हैं, तो ये है मेरी जिया को ठीक करने का उपाय। वहीं पंडित जी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आप प्रण लीजिए कि आप तब तक किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आपकी जिया आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ जाती। रियांश ने जैसे ये सुना था वो गुस्साते हुए कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, मेरी जिया के साथ जिसने भी गलत काम किया है मैं उसे जिंदा। कि तभी पंडित जी कहते हैं, दिल में हैं आप, और यहाँ पर न्यायाधीश वो हैं, वो हर काम को आपसे करवाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको अपनी पत्नी जिंदा चाहिए। प्रण लीजिए आप कि जब तक आपके साथ आपकी पत्नी वापस नहीं आ जाती, आप किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, और जैसे ही जिया वापस आती है आप ये सारा काम छोड़कर
एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन करेंगे। तब जाकर के शायद भगवान को आप पर थोड़ी बहुत तरस आए, लेकिन उसमें भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी जिया कब तक वापस आएगी। वक्त लग सकता है। रेयांश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ, बस मुझे मेरी जिया चाहिए। नहीं उठाऊंगा किसी पर हाथ, और क्या, और वैसे भी कोई इतना खून खराबा नहीं करता मैं। वो वहां से जाते, लेकिन तभी पंडित जी कहते हैं, शिव पार्वती के आशीर्वाद ले लीजिए, इतना आकर ठीक नहीं है। रेयांश अपने हाथ को जोड़ करके पंडित जी के कहने पर मूर्ति के सामने हल्का सा अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, ये सब कुछ मैं सिर्फ जिया के लिए कर रहा हूँ। उसे आप पर भरोसा था, उसके भरोसे को इस तरह से नाकामयाब मत करिए। उसके आपको जो भी पनिशमेंट देनी है मुझे दीजिए, मेरी जिया को नहीं। और ये बोलकर वो वहां से लौट गए थे। पंडित जी जो उनको दूर से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अनजान हैं आप इनकी नियति से, होनी को कॉल टाल सकता है, सब अच्छा ही होगा। राधे राधे। दूसरी तरफ जिया, जो कि अभी भी बेड पर शांति से पड़ी हुई अपने किसी और ही दुनिया में थी, जैसे उसका दिमाग इस वक्त कहीं तो था, लेकिन वो कहाँ जिसके बारे में जिया जानती भी नहीं थी। उसकी सिर्फ शरीर शांत पड़ी थी, दिमाग अभी भी पूरी तरह से एक्टिव था। वही कुछ स्टाफ जो डॉक्टर के पास आकर बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर, पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है, हमें कुछ करना होगा। वही डॉक्टर जो जिया को चेक करने के लिए दोबारा से उसके रूम की तरफ आ गए थे। प्राइवेट वार्ड के अंदर जाकर जिया को दोबारा से चेक करने से पता चलता है कि जिया की बॉडी जब काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही है, तुरंत ही एसी का टेम्परेचर हाई किया जाता है ताकि रूम का टेम्परेचर बढ़ सके। आस उसके पास इस वक्त वेदिका बैठी हुई थी। इस तरह से डॉक्टर को रश में काम करता देख करके वह घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? वही स्टाफ जो कहते हैं, आप परेशान मत होइए और प्लीज़ आप रूम से बाहर जाइए। लगभग 20 से 25 मिनट में रेयांश दोबारा से हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वेदिका काफ़ी घबराई हुई थी। वहीं इस वक्त हॉस्पिटल में वेदिका, ईशान और उनके साथ विश्वास मौजूद थे। नेहा और गौरव भी थोड़ी देर के लिए वापस मेंशन की तरफ गए थे। रेयांश जैसे ही वहां पर आए थे, सब लोग उनको देख करके तुरंत ही अपने सिर को झुका लिए थे, जितने भी बॉडीगार्ड्स थे। वहीं वेदिका जो आकर के अपने भाई के सामने खड़े हुए कहती है, अभी भाभी का चेकअप चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो शरीर काफ़ी ठंडी पड़ रही थी और हार्ट बीट बहुत लो हो गया था, पता नहीं अब क्या हो रहा होगा। जैसे रेयांश सुने थे, वो अपना गेटअप लेते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई? वहीं डॉक्टर जी कहते हैं, नहीं, बस थोड़ा टेम्परेचर लो हो गया था इनका, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हमने इन्हें मेडिसिन दे दी है। लेकिन अभी भी टेम्परेचर और ना ही उसके बीप साउंड में कुछ सुधार आया था। रेयांश तुरंत ही आकर स्टूल पर बैठते हैं और दोबारा से जिया के हाथ को पकड़ते हुए उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। अभी डॉक्टर वहीं पर थे और रेयांश से वो रिपोर्ट के बारे में कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर जाती है मशीन पर। दोबारा से उसका पल्स रेट अब नॉर्मल की तरफ पहुंच रहा था, जिसे देख करके सारे लोग हैरान रह गए थे। जितने भी स्टाफ और डॉक्टर ये देख रहे थे, उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। कोई पेशेंट कोमा में होने के बावजूद भी किसी के बॉडी से इस तरह से अपनी बॉडी में इम्पैक्ट ला पा रहा है। वही रेयांश इन सब चीज़ों को नोटिस ना करते हुए बस अपनी जिया की तरफ देखे जा रहे थे और काफ़ी धीरे धीरे आवाज़ में कहते हैं, कितना और देर सोना है तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे नींद नहीं आ रही ऐसे? वही डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर स्टाफ से कहते हैं, इस बारे में डॉक्टर चटर्जी को बताना पड़ेगा। जैसे ही रेयांश वहां पर आए थे, न जाने क्यों जिया की बॉडी एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रही थी और सब कुछ जहां अभी तक प्रॉब्लम में था, वो धीरे धीरे दोबारा से नॉर्मल हो गया था। रेयांश अपने चेहरे को जिया के ठीक बगल में रखते हुए उसे धीरे से कहते हैं, मैंने एक प्रॉमिस लिया है जिया, जब मेरी धर्म पत्नी ठीक नहीं हो जाती, किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। और फिर वो जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है कितना मुश्किल टास्क है मेरे लिए, गुस्से में तो मेरा हाथ वैसे भी उठता रहता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे तुम्हारे लिए। जब तुम उठोगी ना तो सबका हिसाब लूंगा मैं। और वो जिया से आगे बताते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से मंदिर पे गया था, तुम्हारे फेवरेट भगवान के सामने हाथ भी छोड़ा, उन्होंने कमज़ोर बना दिया मुझे,
पर कोई बात नहीं, अब अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और इसी तरह से वो बस लगातार जिया से बातें कर रहे थे। बातें करते करते रेयांश के भी शरीर जब इतना ज़्यादा थक गए थे कि वो जिया के ठीक बगल में ही अपना सिर रखे यूं ही स्टूल पर बैठे बैठे सो जाते हैं। उनका हाथ अभी भी जिया के हाथों में ही था। दूसरी तरफ पंडित भी अपने ध्यान में लग चुके थे, जैसे वो सिर्फ रेयांश को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए सब कुछ कर रहे हों और वो भी अब जिया के लिए प्रार्थना करना शुरू कर चुके थे। वही अगला दिन आता है। गौरव जो सुबह सुबह जिया के रूम में पहुंचता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके भाई इस वक्त जिया के ठीक बगल में रखे पिलो पर अपना सिर रख करके वही जिया के साथ ही अपने सिर को लगा के आराम से सोए जा रहे हैं। गौरव के साथ पीछे पीछे एक स्टाफ भी अभी अंदर आती, लेकिन तभी गौरव जो बाहर आते हुए कहता है, अभी वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप लोग आइएगा। उसका हाइजीन के और साथ ही ड्रेसिंग करना था। वो स्टाफ अपने सर को हाँ मिलाते हैं और दो स्टाफ जो कि वहाँ से बाहर की तरफ चले गए थे। वही नेहा जो अपनी बहन को देखने के लिए अंदर की तरफ आती, लेकिन तभी गौरव जो कहता है, दोनों एक साथ सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस जोड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए यार। भाई चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट बनने पर जिया का जब मैटर आता है ना तो एकदम पुकी बन जाता है। मैं दोबारा से अपने भाई भाभी को खुश देखना चाहता हूँ नेहा, ऐसा हो पाएगा ना? नेहा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, ऐसा ही होगा। अभी तो हमें जिया और रेहाशी की न्यू जनरेशन भी देखनी है। सोचो जब ये दोनों इतनी ज़्यादा खुरापात और बदमाशियाँ करते हैं तो इनके बच्चे कैसे होंगे। ये सुनकर ही गौरव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। प्रार्थना जी भी पीछे से आते हुए कहती हैं, सब अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे घर परिवार पर जितनी भी बलाएं आई थी सब टल जाएंगी। और फिर वो गौरव को समझाते हुए कहती हैं, बेटा तुम जाकर के रेयांश को बोलो कि घर चला जाए। वो 2 दिन से वो घर नहीं गया है, ना उसने कुछ खाया है, ना पिया है, ना आंखें बंद की है, बस पड़ा हुआ है वहीं जिया के पास। उसे प्लीज समझाओ, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। गौरव के सर को हाँ मिलाता है और दोबारा से थोड़ी देर बाद रूम के अंदर जाता है। रेयांश की आंखें अभी बंद तो थीं, लेकिन तभी गौरव जैसे ही अंदर आया था वो एकदम से अपनी आंखें खोल करके दोबारा से ठीक तरीके से बैठ जाते हैं और अपने एक हाथ जिसको अपने बाल पर रखते हुए अपना बाल ठीक करते हुए गौरव की तरफ मुड़ कर देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? वहीं गौरव जी कहता है, भाई अब हम लोग हैं ना इसके साथ, आप घर चले जाइए प्लीज़। वही रेयांश जी कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जिया के साथ ही रहूँगा। वहीं गौरव जी कहता है, भाई 3 दिन हो गए, ऐसे कब तक चलेगा? थोड़ी देर के लिए घर चले जाइए और आपको फ्रेश फील होगा। बाहर निकल नहीं रहे आप थोड़ा भी, प्लीज़ भाई। रेयांश खड़े होते हुए कहते हैं, कैसे चला जाऊँ मैं? जिया को छोड़कर कैसे चला जाऊँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? कई बार बोलने के बावजूद भी वो गौरव की बात नहीं सुने थे। अब गौरव भी सिर्फ उनके सामने रिक्वेस्ट कर सकता था, उन्हें कमांड तो नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में 2 स्टाफ जो कि दोबारा से अंदर की तरफ आ गई थी। वहीं रेयांश खड़े होते हुए कहते हैं, क्या फिर से कोई मेडिकेशंस? लेकिन तभी वो स्टाफ जो कहती है, नहीं सर आप प्लीज़ बाहर जाइए, मैम की ड्रेसिंग करनी है और इसके साथ ही हाइजीन केयर के लिए थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करना होगा हमें। रेयांश कहते हैं, तो ये आप लोग क्यों करेंगे, मैं कर देता हूँ। जैसे रेयांश ने बोला था वो दोनों स्टाफ हैरानी से रेयांश की तरफ देखते हुए कहती हैं, सर आप? वह रेयांश कहते हैं, क्यों मैं नहीं कर सकता, मेरी वाइफ है। वो दोनों स्टाफ समझ नहीं पाती कि रेयांश की होतरी है जो हमेशा मीडिया के सामने इतना रूड, इतना स्ट्रिक्ट बना फिरता था, अपनी बीवी को लेकर के इतना ज़्यादा पॉसेसिव कि 2 स्टाफ जो कि फीमेल है उसके बावजूद भी जिया को हाथ नहीं लगाने दे रहा। मैं वो दोनों स्टाफ जो कहती हैं, क्या मैम अब कंफर्टेबल होती हैं अगर ऐसा कुछ होता तो? आप उनके कंसर्न के हिसाब से सोचकर बात करिए सर। जैसे ही दूसरे स्टाफ जो कि काफ़ी ओल्ड थी उन्होंने ये बात बोली थी, उनके चेहरे पर हल्की से स्माइल आ गई थी जो पहली बार आई थी जिया के हॉस्पिटल आने के बाद। और वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, नहीं ये बहुत शर्मीली है, मुझसे तो ये कभी नहीं करवाती। मैं वो स्टाफ जो कहते हैं, तो सर अगर वो बेहोश हालत में, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप? रेयांश कहते हैं, ठीक है समझ गया मैं, कर लीजिए आप लोग, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी। और ये बोलकर वही बार जिया के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर
पीछे की तरफ जाते हुए कहते हैं, तुम मेरी उसके बाद भी तुम्हें कोई और हाथ लगा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सब। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं जिया, अब आ भी जाओ यार, कितना परेशान कर रही हो। और वो बाहर जाते हुए खुद में ही बुदबुदाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम पर गुस्सा करना मेरे लिए इतना भारी पड़ सकता है। आइंदा से कभी तेज आवाज में बात नहीं करूंगा तुमसे, बस एक बार वापस आ जाओ। उसके बाद कभी कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें अपने आप से दूर। वहीं थोड़ी देर में डॉक्टर चटर्जी भी राउंड लेने के लिए आए थे। सारे हालात को देखकर वो रियांश के सामने आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से कुछ परसेंट उनकी बॉडी में सुधार आया है। जैसे रियांश सुने थे, वो अपनी आंखें बड़े करके डॉक्टर की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछते हैं, अब आर यू सीरियस? डॉक्टर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, कल रात में ही ये सुधार देखा गया है, बाकी हो सकता है मिरेकल जल्दी ही हो जाए। रियांश जैसे ये सुने थे, उनके दिल को काफी सुकून मिला था। अब अपने दिल पर ही अपना हाथ टैप करते हुए खुद को समझाते हुए कहते हैं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। वही कुणाल जो भागकर रियांश की तरफ आते हुए कहता है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। उसने इस वक्त अपने हाथ में टैबलेट लिया हुआ था। रियांश उसको देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? लेकिन फिर भी रियांश इस वक्त किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा टेंशनाइज नहीं थे, क्योंकि अब उनकी जिया में रिकवरी देखी गई थी। इससे बड़ी खुशी की बात रियांश के लिए क्या हो सकती थी? बाकी की सारी टेंशन वो साइड में रख सकते थे इस वक्त। कुणाल जो कहता है, सर दोबारा से आपके दुबई के बिजनेस के साथ किसी ने छेड़खानी करने की हिम्मत की है। हमारा पूरा प्रोडक्ट भरा हुआ था उस लोडर में सर, और कोई बीच में इसे उड़ा ले गया। उस लोडर के ड्राइवर का भी कुछ भी अता पता नहीं चल रहा, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा। रियांश धीरे से ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर कॉर्नर की तरफ झांकते हुए जहां पर इस वक्त माता रानी की मूर्ति थी, उसे देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, टेस्ट लेने में काफी अच्छे हैं आप लोग, ऐसे इंटरव्यूज तो मैं लिया करता था। पर ठीक है, रियांश अग्निहोत्री किसी टेस्ट में फेल तो नहीं होने वाला। और वो कुणाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस बारे में बात करने की, ले गया शिपमेंट तो ले जाने दो। और अभी वो दोबारा से रूम की तरफ मुड़ते कि तभी वो पीछे मुड़ते हुए कुणाल से कहते हैं, हमारे बिजनेस के लिए जो फैक्ट्री एरिया है उसे प्रॉपरली खाली करवाओ, वहां पर फैक्ट्री और नहीं रहेगी। हाल इस बात को सुनते हुए कुछ समझ नहीं पाता और दोबारा से दौड़कर रियांश के सामने आते हुए कहता है, सर 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 क्या मतलब? फैक्ट्री नहीं रहेगी तो क्या रहेगा सर? रियांश कहते हैं, अरे एम्पायर अब बंद होगा, कोई खास जरूरत नहीं है मुझे उसकी, कमाना तो कमा लिया और अब मुझे बस चैन से जीना है, सुकून से अपनी बीवी के साथ। उसे खत्म करो, तोड़वा दो उसे। और ये बोलकर दोबारा से वो कॉर्नर की तरफ देख करके अपनी भावे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहते हैं, मेरे साथ ज्यादा टेस्ट की मत खेलिए आप लोग, मैं सब समझता हूँ आप लोग की चाल। खुश होंगे ना आप इस बात से सुनकर? बर्बाद ही कर दो आप लोग मुझे। और ये बोलकर वो दोबारा से अंदर की तरफ चले गए थे। वहीं कुणाल भी उसे कॉर्नर की तरफ इधर उधर झांकते हुए कहता है, ये सब किससे बात करके गए हैं? अब जिया को भी दोबारा से पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया था। वो दो स्टाफ भी बाहर जा चुके थे और डॉक्टर चटर्जी भी अब राउंड लेकर जा चुके थे। इसी तरह से वक्त बीतता है। रियांश आज खुद ही शाम को जिया को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए मंदिर की तरफ गए थे। पंडित जो अभी भी साधना में ही लीन थे, वो इसी तरह से साधना किया करते थे। वो कई कई दिनों से साधना में मगन रहा करते थे। रियांश जाते हैं और अपने हाथ को जोड़कर धीरे से अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, बस एक बार जिया को ठीक होने दो, उसके बाद से। लेकिन तभी रियांश के कानों में जोरदार हवाओं की आवाज आने लगती है और फिर से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, मेरा मतलब जब ठीक हो जाएगी तो उसका लेकर इस मंदिर में जरूर रहूंगा। और वो अपनी आंखें खोलकर शिव जी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, आप भी थोड़े थोड़े मेरी तरह नहीं है, अपने आगे किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेल मैं आपके आगे नहीं जा रहा था, बस अपने काम में। हाँ ठीक है, थोड़ा इलीगल था तो क्या हो गया, बट ठीक है, बीवी के लिए कर ही सकता हूँ इतना, जो करवाना करवा लीजिए, लट्टू की तरह नचाए जा रहे हैं आप लोग मुझे। वही पंडित जी रियांश की सारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और वो बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। दोबारा से जिया के रिपोर्ट में अब नया सुधार देखा गया था और इसी तरह से लगभग 7 दिन बीत चुके थे। रियांश जो जिया के साथ ही रहा करते, वो उसी प्राइवेट वार्ड के बाथरूम वगैरह को यूज करते थे। 8वें दिन रियांश नहा करके तौलिया लपेटे हुए अभी बाहर की तरफ आ रहे थे।
और वो अभी अपने कपड़े को पहनते उससे पहले ही वो जिया के सामने आते हैं और उसके हाथ को धीरे से अपने चेस्ट पर रखते हुए कहते हैं, याद है तुम्हें जब मैं ऐसे ही टॉवल रैप करके आता था, तुम चोरी चोरी मेरे व्यू का मजा लिया करती थी। अब तुम एक्सरसाइज भी नहीं करना चाह रहा। जब मुझे देखने वाला कोई है ही नहीं तो फिर एप्स बना के क्या फायदा। हाँ, सुन रही हो ना तुम? मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब सुन रही हो। और फिर वो अपने चेस्ट से उसके हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जा करके बेड पर दोबारा से रख दिए थे। जैसे ही जिया का हाथ बेड पर पड़ा था, उसके हाथ हल्का सा वाइब्रेट करने लगे थे, जिसे देखकर रियांश पहले तो एकदम से चौंक गए थे, लेकिन फिर से दोबारा जिया की बॉडी नॉर्मल हो गई थी। रियांश बार बार उसके गाल पर थपथपाते, लेकिन उसके बाद भी जिया का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, जिसकी वजह से रियांश जो अपने ही बाल को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहते हैं, वह है मेरा। रियांश को कई बार ऐसा लगता था कि जिया कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, कभी अपने हाथों से, कभी अपनी आंखों से, कभी अपने चेहरे, कभी अपने होठों से, लेकिन वो सब सिर्फ रियांश का वहम होता। कुछ दिनों से प्रार्थना जी बस उनके लिए जूस लेकर आते और वो काफी टाइम से बस अपने ब्लैक कॉफी और जूस पे ही रह रहे थे। वह गौरव जो अंदर आते हुए कहता है, भाई निकल रहे हैं आप? रियांश को अपने किसी जरूरी काम की वजह से मेंशन की तरफ जाना था। वो गौरव से अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, निकल रहा हूँ, ध्यान रखना इसका। और वेदिका और उसकी सिस्टर को कह दो कि यहीं पर है, और मॉम को भी। गौरव जो मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो भाभी का किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रहे हो। जब भाभी जग जाएंगी ना तो उनको ना सारी हरकतें याद रहेंगी आपकी। रियांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी जब इंसान कोमा में होता है तो कुछ सुन नहीं सकता। लेकिन तभी गौरव अपने सिर को नाम मिलाते हुए कहता है, ये तो सिर्फ आपका मजाक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल ना पूरा रिसर्च मारा और कोमा में जो लोग होते हैं ना वो हम लोग की बातों को महसूस कर सकते हैं। अपने शर्ट के बटन को लगाते हुए पूछते हैं, कहाँ रिसर्च किया तुमने? वही गौरव जो कहता है, मैंने साउथ इंडियन मूवी में देखा है, कल ही अभी कोमा वाली मूवी देखी थी। उसमें मुझे पता चला कि कोमा में जब लोग होते हैं तो कुछ सुन सकते हैं, और जब उनके अपने करीबी लोग उनके आसपास होते हैं ना तो वो जल्दी रिकवर करते हैं। वही रियांश उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, तुमसे ये एक्सपेक्ट कर सकता था मैं। अब बोलो सबको यहीं पर है और ख्याल रखना, और हाँ फ़ोन करते रहना, मुझे हर एक पल की खबर चाहिए। और वहीं वो कुणाल को भी इस बारे में इतला करके वहाँ से बाहर की तरफ निकल गए थे। मीडिया से ये बात छुपाने की बहुत कोशिश की तो गई थी, मगर वो मीडिया थी, किसी बात को छुपने कहाँ दे सकती थी। और इस बारे में भी टीवी में हर जगह पर प्रचार प्रसारण होने लगा था कि रियांश अग्निहोत्री की वाइफ मिसेस जिया अग्निहोत्री जो इस वक्त कोमा में है। जयशंकर तिवारी इस न्यूज़ को आराम से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोमा में होना और किसी कब्रिस्तान में होना दोनों बराबर ही है। भाई वो टीवी की तरफ देखते हैं जहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। रियांश जैसे ही अभी बाहर की तरफ आए थे, सारे मीडिया दौड़कर उन्हीं लोग के पास आने लगती है। सारे लोग उनसे जिया के बारे में काफ़ी निराशापूर्ण तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे। वही रियांश कहते हैं, बहुत जल्द वो आप लोग के सामने होगी, बहुत ही जल्द। और मैं ये बस यूं ही नहीं कह रहा, उसके रिपोर्ट में बहुत सुधार है और मेरी जिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। रियांश के बॉडीगार्ड बाकी के मीडिया को संभालने के लिए काफ़ी थे। वहीं डॉक्टर चैटर्जी जो इस वक्त राउंड लेने के लिए नहीं, बस यूं ही जितेंद्र जी के परिचय से अंदर की तरफ आए थे। और अंदर का माहौल देखकर वो जितेंद्र जी को बुलाते हुए कहते हैं, मैं एक बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इस पेशेंट में बहुत जल्दी रिकवरी देखी जा रही है। पता है क्यों? जितेंद्र जी जब अपना चेहरा डॉक्टर चैटर्जी की तरफ मोड़ते हुए पूछते हैं, क्यों? वहीं डॉक्टर चैटर्जी जो बताते हैं, क्योंकि पेशेंट के पास कोई रोना धोना नहीं कर रहा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बनाकर रखी गई है और इसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर साफ दिख रहा है। देखिए आपका परिवार कितना खुश है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्ची उन लोग के साथ ही हो। वेदिका जो बार बार जिया को कुछ दिखाते हुए कहती है, आपको पता है हम लोगों ने आपके हनीमून ट्रिप को भी डिसाइड कर लिया, अब बहुत हो गया, भाई ने भी बहुत काम करने और आपने भी, अब दोनों लोग बस ट्रिप मारेंगे। वही वाशा भी इस वक्त उन लोग के पास आई हुई थी और वो भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ तभी तो हमें अपने भाई की नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिलेगी। पता नहीं कितना खूंखार बच्चा होगा उनका।
जैसे ही प्रार्थना जी सुनती हैं, वो उसके कंधे पर मारते हुए कहती हैं, इस तरह की बात नहीं करो। मेरी प्यारी बच्ची जैसा होगा मेरा मेरा पोता, पोता या पोती कोई भी हो, बस मुझे थोड़ी जल्दी है इसकी। ये सुनकर के वेदिक और वासना दोनों को अपनी बड़ी माँ की याद आ जाती है, और वही वासना जो कहती है, आजकल बड़ी माँ नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई वो। प्रार्थना जी जो कहती है, अरे वो सब छोड़ो, पता नहीं कहीं गई होंगी। ऐसे भी कहाँ मैं घर पर रह रही हूँ जो मुझे इस बारे में पता होगा। हो सकता हो शिवराज भाई साहब के साथ वो भी चली गई हूँ। और वो जिया के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, इसके बाल भी कितने रूखे हो गए, डॉक्टर से जरा पूछ कर आओ, वासना तेल लगा सकती है उसको। वहीं वेदिका जो कहती है, हॉस्पिटल में ये सब बिल्कुल मना रहता है माँ, और आप भी अपनी बेटी की तरह सिर्फ यहाँ पर उसका ख्याल मत रखें, यहाँ पर वो एक पेशेंट की तरह है। वासना जो कहती है, और आप क्यों टेंशन ले रही हैं, भाई है ना, बस एक बार भाभी को ठीक होने दीजिए, उसके बाद वो जाकर जो मसाज देने वाले भाभी को। प्रार्थना जी जो शर्माते हुए कहती हैं, अच्छा शांत भी हो जाओ, अब वो सो रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे। ये सारा माहौल देखकर वहाँ के सारे स्टाफ के भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी, और सब के सब बस जिया के ठीक होने का ही इंतजार कर रहे थे, जैसे सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को भी अब जिया से कितनी हमदर्दी हो गई हो। दूसरी तरफ जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, बीवी तो कोमा में है ही, क्यों ना पति को भी कोमा में पहुंचा दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कोमा नहीं, डायरेक्टली इसे शमशान घाट ही भेजेंगे। दूसरी तरफ से जिसके फोन पर वो बात कर रहे थे, उस तरफ से आवाज आती है, ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। वही जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, देख लो अब ज़्यादा बजट के लिए थोड़ा बहुत तो मुश्किलात झेलने पड़ेंगे तुम्हें। वही रियांश जो इस वक्त अपने मेंशन पहुंच गए थे, और जैसे वो मेंशन के अंदर गए थे, काफ़ी टाइम बाद लूसीफर ने उन्हें देखा था, और वह जोर से उनकी तरफ छलांग लगा दिया था और जाकर के उन्हें सीने से चिपक गया था। वो लूसीफर के सर पर टैप करते हुए कहते हैं, एक हफ्ते में काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं और काफ़ी भारी भी हो गए हो तुम, ज़्यादा ही कुछ खा लिया है क्या। वो लूसीफर जो रियांश की तरफ एक बार देखता है और खुश होते हुए उनके गर्दन पर आ करके अपनी जीभ चाटना शुरू कर देता है। वही उनकी दो केयरटेकर आते हुए कहती हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, जिया मैम कैसी हैं। रियांश लूसीफर की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, बहुत जल्द घर वापस आ रही है, वो सब ठीक हो रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव में हैं और सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। और वो लूसीफर से कहते हैं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ एहसास होता है और वह पीछे मुड़ते हुए रिद्धिमा से कहते हैं, इसे रूटीन चेकअप के लिए लेकर गई थी तुम। रिद्धिमा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ सर। मेरे यहाँ से कहते हैं, तो फिर इसका क्लीनअप नहीं कराया तुमने, इसके पंजे इतने नाखून इतने बड़े क्यों हैं। रिद्धिमा जो कहती है, अब सर वो। वही रिद्धिमा जो मन में रेयांश का जवाब देते हुए कहती है, ज़रूरत पड़ेगी सर आपको इसकी, इसी वजह से पंजों के नाखून तो बड़े होने चाहिए ना। वही तभी ऋषभ जो रिद्धिमा को कवर अप करते हुए कहता है, सर मैं ले जाने वाला हूँ, आज ही ले जाऊँगा। वही रेयांश से कहते हैं, क्योंकि आते ही ये जिया के ऊपर छलांग लगाएगा और उसे कुछ भी इस नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही। और वो अपने रूम की तरफ निकल गए थे। दोबारा से रेयांश जो मेंशन से लगभग 1 घंटे में वापस जा रहे थे, वहीं वो जोर से लूसीफर को गले लगाते हैं और उसको टैप करते हुए कहते हैं, बस कुछ दिन की और बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये बोल करके वो उसके सर पर टैप करके वहां से अपनी गाड़ी लेकर के निकल गए थे। जैसे वो अपनी गाड़ी लेकर के मेंशन से ठीक बाहर निकले थे, थोड़े ही दूर पर कोई फोन करके रेयांश के बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहता है, वो निकल गए हैं, बाकी क्या करना है आप देख लीजिए बॉस। थोड़ी दूर पर अभी रेयांश की गाड़ी आकर रुकी थी। वो ठीक अपने मेंशन और हॉस्पिटल के बीचों बीच थे। अब उस डिस्टेंस को वो थोड़ी ही देर में कवर करते और हॉस्पिटल पहुंचते उससे पहले ही उनकी गाड़ी को कोई बीच में आकर के रोक दिया था। उनकी गाड़ी के ठीक सामने 3-4 गाड़ियां जो कि लाइन से खड़ी थी और उन सारी गाड़ियों ने पूरे रोड को कवर करके रखा हुआ था। वही रेयांश जो पीछे कहते हुए कहते हैं, अब ये क्या नया नाटक है। और फिर वो दोबारा से ऊपर की तरफ देखते हैं और एक तिरछी मुस्कान पास करते हुए कहते हैं, फिर एक नया टेस्ट। आपको नहीं लगता कि आपका इंटरव्यू क्रैक करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस याद दिलाते रहिएगा मुझे जिया का, वरना मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। और वो विंडो की तरफ से ही बाहर की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, रास्ते पे मुजरा करना है तुम लोग को,
साइड हो। लेकिन तभी सामने से लगभग 32 साल का आदमी जो उसी की तरफ आते हुए कहता है, बुरा तो नहीं करना है, लेकिन तमाशा जरूर करेंगे। उसके लिए आपका हमारे साथ होना जरूरी है सर। जरा बाहर तो आइए। मेरे रेयांश अपने चेहरे को फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हैं और फिर खुद ही दरवाजा खोल करके बाहर आते हुए उसके ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे। वो लड़का जो अभी तक तो काफी चौड़ में बात कर रहा था, रेयांश की हाइट ही देख करके वो थोड़ा पीछे होते हुए कहता है, ज्यादा पैसा ज्यादा लालच बुरी भला होती है, पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो जबान भी दे दी और इस आदमी के सामने इतना शौन शौकत भी दिखा दिया है। और वो पीछे देखते हुए कहता है, मेरे पास बहुत सारे आदमी हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बोलते हुए वो अपने चेहरे को ऊपर करके काफी अकड़ते हुए कहता है, जानते हो मुझे? रेयांश उसकी तरफ बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बताया कि तुम कौन हो? ये सवाल करने के लिए तुम गाड़ी रखवाती हो मेरी? पागल तो नहीं होता? पीछे होते हुए कहता है, मेरे साथ ना ज्यादा होशियार ही नहीं। हाँ, मुझे सुपारी मिली है तेरे को मारने की। ऐसा मारूंगा ना यही लाश बन जाएगा। वह रेयांश से कहते हैं, ठीक है। वो आदमी जो रेयांश के एटीट्यूड को देखते हुए कहता है, तेरे को डर नहीं लग रहा? अक्खा मुंबई डरती है मेरे से। वह रेयांश एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुंबई में इतने भी बुज़दिल नहीं रहते जो तेरे जैसी शक्ल के, एक्चुअली बंदर जैसी शक्ल के लोगों से डरेंगे। बकवास हो गई तो हट जा, मुझे काम से जाना है। अभी रेयांश दूसरी तरफ मुड़ते लेंगे तभी वो आदमी जो रेयांश के बाजू पर जोर से हाथ रखते हुए कहता है, इधर मेरी तरफ। उसने ये कर तो दिया था, लेकिन अंदर से उसे खुद भी बहुत डर लग रहा था। लेकिन रेयांश अपनी आंखों को जोर से बंद करते हैं और अपनी मुट्ठी को भी, और खुद से कहते हैं, जी हाँ, आई लव यू, और मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। और ये बोलते हुए वो दोबारा से आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे वो कितना ज्यादा मजबूर महसूस कर रहे हो खुद को। वो पीछे मुड़ते हुए उस आदमी को घूरते हुए कहते हैं, क्या करना है? जो करना है जल्दी कर, काम खत्म कर, मुझे निकलना है यहाँ से। वही वो आदमी जो कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? रेयांश अपने जहाँ मिलाते हुए कहते हैं, बहुत डर लग रहा है। अब उस आदमी को थोड़ा हिम्मत मिल गया था और वो एक जोर से अपना पंच बना करके रेयांश के छाती पर मारते हुए कहता है, तो डरना चाहिए मुझसे। और वो पीछे से अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहता है, आओ मारा मिलकर कैसे। लेकिन सबके सब अपने हॉकी को नीचे की तरफ करते हुए अपने सिर को दोबारा से ना हिलाते हुए कहते हैं, सर आप ही देख लो, आप अकेले काफी हो उनके लिए। वही दूसरा आदमी जो कहता है, और नहीं तो क्या सर, आप इतने खुद ही स्ट्रांग हो, हम क्यों मारे उन्हें? रेयांश उसके इतने जोर से पंच मारने के बावजूद भी सिर्फ 1 से 2 कदम ही पीछे हुए थे। वही वो दोबारा से रेयांश के चेहरे पर मारता है, जिससे रेयांश दोबारा से अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिए थे। हाथों की नसें जो बाहर की तरफ उभर कर आ रही थी। इवन वो आदमी खुद ही रेयांश के औरा से इतना ज्यादा डर रहा था कि वो खुद ही अपने ही हाथों से रेयांश को मार करके उनके पलटवार से थोड़ा डर करके पीछे हो जा रहा था। लेकिन रेयांश ने एक भी बार कोई पलटवार किया नहीं था। वो इसी बात का फायदा उठाते हुए दोबारा से अपने हाथ को रेयांश के चेहरे की तरफ बढ़ा लेता है। रेयांश थोड़ा बहुत उससे बच रहे थे, लेकिन उसके बाद उसके पंच या उसके मार पीट से ज्यादा रेयांश को फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, लेकिन ये उनके लिए थोड़ी शर्मनाक बात थी कि वो इतने तुच्छ गुंडे से पटा रहे हैं। लगभग ये सिलसिला आधे घंटे तक चलता है और रेयांश, जो कि इस वक्त अब थोड़ा बहुत अपने होठों से और अपने चेहरे पर से खून महसूस कर पा रहे थे जो बाहर की तरफ उनकी स्किन से आ रहा था। वही वो आदमी जो अपने 2 बॉडीगार्ड से कहता है, हाथ पकड़ो इसके। अब उन बॉडीगार्ड्स के अंदर भी हिम्मत आ गया था जब वो लोग देख रहे थे कि रेयांश जो कि कुछ भी नहीं कर रहे। वही रेयांश जो अपना हाथ अपने पॉकेट के अंदर डालते हुए कहते हैं, मार ले, कुछ नहीं कर रहा मैं। वही वो आदमी जो कहता है, क्यों कुछ नहीं कर रहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है, मारेगा नहीं मुझे? रेयांश जो धीरे से अपने चेहरे को उसकी तरफ उठाकर देखते हैं और हवाओं से उनके बाल जो हल्का सा ऊपर की तरफ उड़ने लगे थे। वो जिस तरह से अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे, उसके लिए रेयांश का ये घूरना ही काफी था। और वो अपने हाथ को अभी ऊपर की तरफ उठाए थे कि तभी वो पीछे होते हुए कहता है, ए पकड़ो इसे। लेकिन रेयांश मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी, और उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हारा हिसाब भी आराम से लूंगा, लेकिन फिलहाल जो करना है जल्दी करो, और हो गया अगर थक गए तो मैं निकलता हूँ। वही बात सुनकर कि वो आदमी जो कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैं थक गया? तुम मार खाते खाते नहीं थक गए?
रियांश अपने चेहरे को उसकी तरफ दोबारा से घुमाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है तो थोड़ा और मार कर देख लो। वो दोबारा से अब रियांश के पेट पर जोर से अपने पन से मारता है, लेकिन रियांश को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में पहने कंगन को बाहर की तरफ अपने हाथ से निकालता है और उसे अपनी मुट्ठी में कस के बंद करते हुए रियांश के चेहरे पर मार देता है, जिससे रियांश के चेहरे पर थोड़ा कट लग गया था और उससे काफी तेज धार में खून बहना शुरू हो गया था। यूं इसी तरह से जहां जहां पर उस कंगन से रियांश को चोट लगती वहां वहां पर उनके चेहरे उनकी स्किन से वहां पर रियांश की स्किन से खून आना शुरू हो जाता। शरीर में थोड़ा बहुत पेन तो उठ रहा था, लेकिन उसके साथ ही रियांश के दिमाग जो कि बिल्कुल काम था, क्योंकि इस वक्त उन्हें जैसे तैसे करके अपने आप को और अपने गुस्से को काबू में रखना था। जब तक रियांश टर्जी के मुंह से उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस के बारे में सुना था, वो हर दिन शाम को मंदिर भी जाया करते थे। इवन किसी भी मंदिर को देख करके वो हल्का सा अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका ही लेते थे, ताकि वो जिया के लिए भगवान को किसी भी हालत में पटा सके। और उनके लिए काफी मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन अब उन्हें ये सब करना पड़ रहा था। अब जिया से शादी की है, उसकी जिम्मेदारी निभाना तो उनका फर्ज था। वहीं इसी तरह से अब रियांश की आंखें जो काफी हद तक बंद होने लगी थी, क्योंकि उनके सर पर कई जगह पर चोट लग गया था। अभी वो एक और पंच रियांश के मुंह पर मारता, लेकिन तभी रियांश के फोन पर किसी का कॉल आने लगा था। रियांश उस आदमी को अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहते हैं, होल्ड ऑन, 2 मिनट रुको। और ये बोलकर वो अपना फोन जो अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, उसके बाद से शुरू करना दोबारा से। वही वो आदमी जो कि इस वक्त सामने खड़ा था, लगभग 5 फुट 8 इंच का, वो पीछे होते हुए कहता है, गजब आदमी है, इसकी सुपारी क्यों मिल गई मुझे। एक काम करता, डायरेक्ट ठोक ही देता हूँ इसको, क्योंकि ऐसे तो मरने से नहीं रहा ये बंदूक का है। रियांश जब भी फोन पर बात कर रहे थे और वो उस आदमी को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, बोलो ना, शांत रहे, जरूरी बात कर रहा हूँ। वो अपनी गर्दन को इस वक्त रियांश के हाथों में महसूस कर पा रहा था। रियांश ने उसके गर्दन को जोर से नहीं पकड़ा था, बस इस तरह से पकड़ा था जैसे वो कितने पुराने दोस्त हों उस आदमी के। वो चुपचाप से अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। वही रियांश दूसरी तरफ से पूछते हैं, क्या बोल रहे थे कुणाल। वही कुणाल जब भी मुंह से कुछ शब्द निकाल ही नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ वो गौरव को फोन दे देता है। गौरव जिधर से कहता है, होश भाई होश। रियांश जी कहते हैं, क्या जोश, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा। वही गौरव जी कहता है, भाई भाभी को होश आ रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि 1 घंटे में भाभी होश में आ जाएंगे पूरी तरह, सिर्फ 1 घंटे में भाई। और ये बोलते बोलते गौरव तक रोने लगा था। सारे लोग खुशी के आंसू बहाते हुए लगातार बस मंदिर के सामने जाकर के भगवान से प्रे कर रहे थे। वही नेहा भी अपने घुटनों को टेक कर वही माता रानी के सामने प्रार्थना करते हुए कहती है, आप हो सके तो मेरी जिंदगी ले लीजिए, मेरी बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वही जैसे ही रियांश ने ये बात सुनी थी और उन्हें ये बात क्लियर हुआ था, वो एकदम से अपने फोन को खुशी खुशी पॉकेट में डालते हैं और उसी आदमी को जोर से गले लगाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था तुझसे मार खाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता रहता तो पहले ही तुझे पैसे देकर के मार खिलवा लेता खुद को। यह आदमी जो रियांश को देखे जा रहा था, उसका मुंह भी खुला था। रियांश उसके चिन पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, अरे इतना खुश मत हो, दे दूंगा तुझे पैसे, चल। वही रियांश की हालत थोड़ी सी बुरी हो गई थी। कई जगह पर हाथ पर कट लगने की वजह से रियांश गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे और वो उसे अपनी ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बिठाते हैं और खुद आकर के पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहते हैं, गाड़ी चला, शक्ल क्या देख रहे मेरी। और वो रियर के मिरर को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं मार दिया तूने, देख क्या रहा है, जल्दी चला, हॉस्पिटल जाना है मुझे। जैसे रियांश की कड़क आवाज सुनाई दी थी, वो तुरंत ही गाड़ी को तेज स्पीड में शुरू कर दिया था और अपने सारे बॉडीगार्ड्स को देखते हुए वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। बाकी के सारे आदमी जो अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं, ये कैसे बॉस से पाला पड़ा है, अभी तो उसको मारने की सुपारी लिया था, उसी का ड्राइवर बन गया। वही आदमी खुद ही कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैंने अगर गाड़ी भिड़ा दी तो मैंने बताया ना कि मुझे तुम्हें मारने की सुपारी मिली है। वही रियांश उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, दो खोखे। जैसे ही रियांश ने बोला था, वो आदमी एकदम से ब्रेक मारते हुए कहता है कि क्या 2 खोखे, क्या मैं कहां से दूंगा तुझे 2 खोखे, और सुपारी मुझे मिली है तुझे मारने के लिए, मैं पैसे क्यों दूं। रियांश कहते हैं, तो दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या।
मैं दूंगा तुझे 2 करोड़ गाड़ी ड्राइव करने के लिए। अब चल। जैसे उसने ये सुना था, वो तेज स्पीड से गाड़ी दोबारा से शुरू करते हुए कहता है, "हाँ, 2 करोड़ गाड़ी ड्राइव करने का? मैं जिंदगी भर आपको ड्राइवर बना रहूंगा भाई।" वही रेहान से कहते हैं, नहीं, सिर्फ 1 घंटे की ड्राइविंग है ये, और हाँ, किसी ब्लॉक मिलेगा तो रोक देना। और वो काफ़ी खुशी खुशी अपने फ़ोन में जिया की बहुत सारी तस्वीरों को देख रहे थे, जो कई बार रियांश ने उसके चोरी चोरी छुपे छुपे लिया था। वही एक फ्लावर शॉप आता है और वो आदमी रियांश की तरफ देखते हुए कहता है, सर आ गया फ्लावर शॉप, मैं लेकर आऊँ सर ताज़ा फूल? वह रियांश उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, पत्नी मेरी है, 1 हफ्ते से व्रत रह रहा हूँ उसके लिए, रोज मंदिर जाता हूँ, फ्लावर लेने तू क्यों जाएगा? और ये बोल करके वो खुद ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जिया के लिए सबसे बेस्ट फ्लावर्स का बुके खुद ही करते हुए वो उस शॉपकीपर को देते हुए प्यारा सा बुके बनवाते हैं, और साथ ही उसमें से एक प्यारा सा नोट पे लिखा हुआ था। रियांश उसे लेकर अंदर की तरफ आ गए थे और उस आदमी के शर्ट की तरफ देखते हुए कहते हैं, तेरी हाइट अच्छी होती तो ये शर्ट मुझे हो जाता अपनी जान से ऐसे तो। लेकिन तभी वो ड्राइवर जो गाड़ी रोकते हुए कहता है, सर वो छोटा ब्रांड है लेकिन फिर भी अच्छी शर्ट मिलती है, मैं अक्सर शर्ट वहीं से खरीदता हूँ, अगर आप कहें तो मैं खरीद कर लाऊं सर आपके लिए। रियांश उसकी तरफ देखकर रियांश उसकी, किसने दिया था तुझे मेरे मारने के लिए सुपारी? वो आदमी जो कहता है, अरे है सर एक तिवारी, क्या नाम है उसका, जय तिवारी। रियांश जो कहते हैं, एज एक्सपेक्टेड, जय शंकर तिवारी। और अपने सर को आगे लाते हुए कहते हैं, जा लेकर आ मेरे हाइट का बढ़िया सा शर्ट, मैं जाऊंगा तो मीडिया का तमाशा शुरू हो जाएगा। वही आदमी जो कहता है, हाँ सर मैं जानता हूँ, हाँ बहुत फेमस है ना, मैं लेकर आता हूँ सर, 5 मिनट सर। और वो लोग अब थोड़ी देर में हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़े हो चुके थे। जैसे ही रियांश हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी को लेकर अपने चेहरे को देखते हुए कहते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगा ना, ज़्यादा खून तो नहीं बह रहा? वो आदमी जो कहता है, सर मैं हैंकी और सर मेडिकल शॉप। रियांश कहते हैं, तो क्या है मेरा, हाँ जोरू बन रहा है ज़्यादा, इतना भी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए नहीं कहा है। 2 करोड़ तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नंबर दे देना मेरे गार्ड को, निकल यहाँ से। फिर वो आदमी जो कहता है, मैं भी भाभी जी से मिल लूँ सर? रियांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, 2 करोड़ की जगह 2 बुलेट भी डाल सकता हूँ तेरे मुंह के अंदर, निकल यहाँ से। वही रियांश थोड़ा संभलते संभलते अंदर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि उनके पैर, उनके हाथ, उनके सर काफ़ी जगह पर चोट लगी हुई थी। जगह जगह से अभी भी हल्का फुल्का खून के धब्बे आ रहे थे, लेकिन रियांश प्रॉपरली अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और दोबारा से अपने ऑरा को मेंटेन करते हुए बुके को एक गार्ड को थमाते हुए कहते हैं, हीरो माफिक लग रहा हूँ ना मैं? नहीं, बॉडी गार्ड जो मुस्कुराते अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ सर, हमेशा की तरह एकदम मस्त हीरो। मेरे आंख उसे बुके से उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, लाइन मत मार। वो इस वक्त इतना ज्यादा खुश थे कि पहली बार उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के साथ इतने प्यार से बात किया था। और वो जल्दी जल्दी अब लिफ्ट से होते हुए 4th फ्लोर पर पहुंच गए थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था, सारे लोग रियांश की तरफ ही देखने लगे थे, क्योंकि सब लोग उन्हीं का तो वेट था। लेकिन प्रार्थना जी जैसे ही अपने बच्चे को इस हालत में आता देखती हैं, उनके कदम जो हल्का फुल्का लड़खड़ा रहे थे, उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही थी। वो ये सब देख करके हैरान होते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हें क्या हुआ? मैं रियांश से कहते हैं, बहू कैसी है आपकी, ठीक है ना? वो होश में आ गई क्या? वही जैसे ही प्रार्थना जी ये सुनी थी, वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, अंदर जाकर खुद ही देख लो। जैसे रियांश ने सुना था, वो थोड़ा सा घबरा गए थे कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, आखिर अचानक से प्रार्थना जी की इस तरह की बातें। और वो तुरंत ही अपने बुके को लेकर हिम्मत करते हुए अपनी आंखें बंद किए अंदर की तरफ अभी जाते, लेकिन तभी वो दरवाजे से अपना हाथ पीछे करते हुए दोबारा से हल्का सा बाउंड्री की तरफ आकर टेकते हैं और अपनी गर्दन को टिल्ट करके कॉर्नर की तरफ झांकते हुए कहते हैं, आपने जो कहा मैंने सब कुछ किया, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। अब अगर मेरी जिया मुझसे दूर हुई तो मर जाऊंगा मैं, और आकर आपके सामने ही अपना दम तोड़ूंगा, याद रखिएगा। आखिर क्या होने वाला था? अब आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।